शिव ने उसकी आंखों में देखते हुए चावल के दाने को निकाला और फिर बहुत प्यार से उसके चेहरे को छूकर बोला, तुम्हें पता है रति, जब तुम शर्माती हो ना तो बहुत खूबसूरत लगती हो। रति मुस्कुराते हुए बोली, आपको तो मैं हमेशा ही खूबसूरत लगती हूँ। जब भी मैं सामने होती हूँ आपकी नजरें मुझ पर से हटती ही कहाँ है। रति ने इतना कहकर शिव के हाथों से खीर की कटोरी ली और फिर उसे खीर खिलाने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाई, पर शिव उसे कहीं नजर नहीं आया। उसे समझते देर नहीं लगी कि वो जागती आंखों से शिव के ख्वाब देख रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर खुद को संभाल लिया। खीर की कटोरी वहीं रखकर वो आंगन में आकर बर्तन साफ करने लगी। दूसरी ओर शक्ति अपने घर इंदौर पहुंचा तो उसकी नजर अपने पापा और अरुण पर पड़ी, जो वहीं परेशान सोफे पर बैठे हुए थे। पायल भी वही सिर पर हाथ रखे बैठी हुई थी। क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों बैठे हैं? शक्ति ने अंदर आते हुए पूछा। उसकी आवाज सुनकर सबने उसकी ओर देखा तो शक्ति जोर से चीखा, काका चाय लाइए मेरे लिए। अभी लाया बिटवा। शक्ति आकर सोफे पर बैठा और उसने अपना सवाल फिर से दोहराया, क्या हुआ? सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हमारी कंपनी पर ताला लग गया या कपूर खानदान सड़क पर आ गया है? यही समझ लो शक्ति, पायल ने गुस्से में जवाब दिया। शक्ति ने तुरंत अपने पापा की ओर देखा। अधिराज कुछ नहीं बोले, बस उसे गुस्से में घूरने लगे। पर अरुण बोले, शक्ति, हमारी कंपनी के शेयर्स की कीमत मार्केट में तेजी से गिरने की वजह से हमारे हाथों से 3 बड़े प्रोजेक्ट निकल गए हैं और पता चला है कि ओंकारेश्वर नदी पर बनने वाले पुल का कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे हाथों से जा सकता है। व्हाट? शक्ति ने झटके से उठकर पूछा। अरुण ने अधिराज की ओर देखा और फिर शक्ति से बोले, हाँ शक्ति, शिव के जाने के बाद हमारी कंपनी अपनी पोजीशन से बहुत नीचे आ चुकी है। लोगों का भरोसा हम पर से उठता जा रहा है। मिस्टर कुकरेजा और सेट्टी साहब ने भी उनके होटल्स के प्रोजेक्ट हमसे वापस लेने का फैसला कर लिया है। अगर अगले 1 हफ्ते में हमारी कंपनी के शेयर्स में फिर से उछाल नहीं आया और हम हमारे सारे क्लाइंट्स को वापस नहीं ला सके तो समझो पुल का कॉन्ट्रैक्ट भी गया हमारे हाथों से। शक्ति परेशान होकर सोच में पड़ गया। अरुण ने फिर से अधिराज की ओर देखा और बोले, और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि। इतना कहकर अरुण खामोश हो गए। आगे बोलिए अंकल, शक्ति ने पूछा तो अधिराज ताव में उठकर खड़े हुए और बोले, दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हारे कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की न्यूज मार्केट में आउट होने के बाद ये सब हुआ है। अधिराज इतना कहकर गुस्से में आगे आए और बोले, जब मैंने तुमसे साफ साफ कहा था शक्ति कि 15 दिन बाद जब बोर्ड के सारे मेंबर्स की मीटिंग होगी उसके बाद ये बोर्ड का फैसला होगा कि वो किसे मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, तो तुम्हारे मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाली बात रातों रात मार्केट में कैसे फैली? इतना कहकर उन्होंने इवनिंग न्यूज़पेपर गुस्से में शक्ति के मुंह पर फेंक दिया। शक्ति ने पहले उन्हें हैरानी से देखा और फिर झुककर न्यूज़पेपर उठाया और उसे उठाकर पढ़ने लगा। पहले ही पन्ने पर उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की न्यूज़ छपी हुई थी। वो न्यूज़ पढ़ने लगा। इंदौर शहर की रॉयल फैमिली से एक और बड़ी खबर सामने आई है। सुनने में आया है कि अधिराज कपूर के छोटे बेटे शिव कपूर की मौत के बाद उनके बड़े भाई शक्ति कपूर के हाथों में कंपनी की भागदौड़ सौंपी जा रही है। पर इस खबर के आते ही उनकी कंपनी के शेयर्स और तेजी से गिरने लगे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि शक्ति साहब की इमेज मार्केट में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है और अपने आपसी विवाद के चलते पिछले कुछ महीनों से कपूर खानदान अखबारों की सुर्खियों में था। पहले दोनों भाइयों के आपसी विवाद और फिर शिव कपूर और उनकी पत्नी की मौत की खबरें अखबारों में छाई हुई थी। दबी आवाजों में कपूर्स के करीबी लोग शिव कपूर की मौत के लिए शक्ति साहब को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में उनके मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की न्यूज आउट होते ही मार्केट में कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स की कीमत 2 रुपए की भी नहीं रही है। शक्ति साहब की खराब इमेज के चलते कपूर्स के लिए ये फैसला बहुत गलत साबित हो सकता है। ऐसे में अगर ये खबर सच हुई तो वो दिन दूर नहीं जब इस कंपनी पर ताला लग जाएगा। शक्ति ने न्यूज़ पढ़ते ही अपने पापा की ओर देखा और बोला, ये न्यूज़ मैंने लीक नहीं की है पापा, ट्रस्ट मी। अधिराज गुस्से में भर के, शटअप शक्ति, सारा ऑफिस ये बात जानता है कि तुम एमडी की कुर्सी पर बैठने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, तो फिर ये न्यूज़ लीक करना तो बहुत मामूली सी बात है। और वैसे भी जो इंसान एक कुर्सी पर बैठने के लिए खुद अपने ही छोटे भाई का दुश्मन बन सकता है
उसके ये सब करने से मुझे जरा भी हैरत नहीं हुई। इतना कहकर वो जाने लगे, पर फिर उनके कदम रुक गए और वो पलटकर बोले, पर अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना शक्ति। कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर अब तुम नहीं बनोगे, किसी भी कीमत पर नहीं। इतना कहकर अधिराज गुस्से में वहां से चले गए। उनके जाते ही शक्ति ने वही टेबल पर रखे एक फ्लावर पॉट को हाथ मारकर गिरा दिया, जिसके गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि सबने तुरंत उसकी ओर देखा। शक्ति ने अपने दोनों हाथों को टेबल पर रख लिया। गुस्से में उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। वो खुद से बोला, जिसने भी ये हरकत की है उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। आप कुछ नहीं कर सकते शक्ति, कुछ भी नहीं, क्योंकि शायद महादेव खुद नहीं चाहते कि आप कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज की उस कुर्सी पर बैठे जिस पर कभी शिव बैठा करते थे। इसलिए अभी भी वक्त है बेटा, छोड़ दीजिए ये जिद। तभी तुलसी बोली। शक्ति ने पलटकर उनकी ओर देखा और बोला, आपको क्या लगता है दादी कि ये पूरा घर मिलकर मेरे साथ खेल खेलेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? गलत हो आप दादी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप में से कोई ये नहीं चाहता कि मैं कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैनेजिंग डायरेक्टर बनूं। इसलिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि आज अखबार में जो कुछ भी छपा है वो मेरे किसी अपने की साजिश है, ताकि इस बार भी मुझसे मेरा हक छीना जा सके। पर इस बार मैं अपने साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं दादी। इतना कहकर शक्ति गुस्से में भन भनाता हुआ वहां से चला गया। दूसरी ओर शिव बेड पर लेटा छत पर लगे पंखे को देख रहा था। वो मन ही मन बोला, नहीं रति, मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। मेरा दिल अभी तक धड़क रहा है, तो तुम्हारे दिल की धड़कन कैसे रुक सकती है? इतने बड़े तूफान में, उफनती हुई नदी में गिरने के बाद भी मैं जिंदा बच गया हूँ, तो तुम कैसे मर सकती हो? जरूर मैंने कुछ गलत सुन लिया है। काका से बात करते वक्त वहां इतना शोर भी तो था, इसलिए जरूर मुझसे सुनने में कोई गलती हो गई है। हाँ, जरूर हॉस्पिटल में कोई किसी से मरने वाली बात कर रहा होगा और मुझे लगा कि फोन पर काका ये सब कह रहे हैं। मैं एक बार फिर घर पर कॉल करता हूँ और मुझे पता है इस बार मेरा फोन रति ही उठाएगी। उसे भी तो मेरे लौटने का बेताबी से इंतजार होगा। शिव ने यही सब सोचते हुए बेड से उठने की कोशिश की और टेबल के सहारे उठकर खड़ा हुआ। वो दीवार का सहारा लेकर आहिस्ता आहिस्ता टेलीफोन के पास पहुंचा और वहां बैठी लड़की से बोला, क्या मैं एक कॉल कर सकता हूं? उस लड़की ने तुरंत नजरें उठाकर उसकी ओर देखा और बोली, आप वही है ना जो 3 महीने से बेहोश थे? शिव ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया तो वो लड़की उठकर खड़ी हुई और टेलीफोन उसकी ओर बढ़ाकर बोली, बात कर लीजिए आप। शिव ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए फोन का रिसीवर उठाया और अपने घर का नंबर डायल करने लगा। तभी वो लड़की एक फाइल उठाकर वहां से चली गई। शिव के घर के ड्राइंग रूम में रखे फोन की रिंग तो बज रही थी, पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। घर का एक नौकर घंटी की आवाज सुनकर रसोई घर से बाहर आया और टेलीफोन की ओर बढ़ने लगा। उसने टेबल पर रखे फोन का रिसीवर उठाया ही था कि तभी शिव की नजर वही रखे न्यूज़पेपर पर पड़ी, जिसके पहले पन्ने पर ही उसे अपनी कंपनी का नाम नजर आया। उसने तुरंत रिसीवर नीचे रखकर अखबार उठा लिया। हेलो हेलो, दूसरी ओर से उसके घर का नौकर बोला, पर जब कोई आवाज नहीं आई तो उसने रिसीवर फिर से नीचे रख दिया। शिव वही एक चेयर पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा, पर इससे पहले कि वो अखबार में अपने परिवार की पूरी खबर पढ़ पाता, अखबार में अपने और रति के मरने की खबर पढ़ते ही उसके हाथों से अखबार छूटकर फर्श पर गिर गया और वो सोच में पड़ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों के सामने उसका बीता हुआ कल कुछ इस तरह से नाचने लगा जैसे ट्रैफिक में हजारों गाड़ियां बहुत तेजी से उसके आसपास से गुजर रही हो और वो उनके बीच एकदम अकेला खड़ा हो। तभी डॉक्टर वहां आकर बोले, आप यहाँ हैं और मैं आपको पूरे वार्ड में ढूंढ रहा हूँ। पुलिस आई है आपसे पूछताछ करने, चलकर उन्हें अपने बारे में बता दीजिए, वो आपके परिवार वालों तक आपके जिंदा होने की खबर पहुंचा देंगे। आइए। इतना कहकर डॉक्टर ने वही पास ही खड़ी नर्स को व्हील चेयर लाने को कहा। वो जैसे ही व्हील चेयर लाए, डॉक्टर ने शिव को सहारा देकर उस पर बैठाया और वहां से ले गए। शिव न ही कुछ बोल पा रहा था और न ही कुछ समझ पा रहा था। उसके जाने के कुछ देर बाद रिसेप्शन पर खड़ी लड़की वापस अपनी जगह पर आई तो उसकी नजर जमीन पर पड़े अखबार पर पड़ी। उसने अखबार उठाकर फिर से काउंटर पर रख दिया। डॉक्टर ने शिव को बेड पर लेटाया
तो वही खड़े इंस्पेक्टर साहब उससे बोले, आपको होश में आया देखकर बहुत खुशी हुई, और उससे भी ज्यादा खुशी ये सोचकर हो रही है कि जब आपके परिवार को आपके जिंदा होने वाली बात पता चलेगी तो वो कितने खुश होंगे। उन्हें तो आपको देखकर एक तरह से नई जिंदगी ही मिल जाएगी। कहाँ रहते हैं आप? नाम क्या है आपका? शिव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी बुत बने ऐसे बैठा था जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया हो। उसे ऐसे देखकर इंस्पेक्टर साहब ने डॉक्टर की ओर देखा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, आपको इंस्पेक्टर साहब ही यहाँ लेकर आए थे, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें अपना नाम और पता बता दीजिए, ये आपके परिवार वालों को आपके पास ले आएंगे, आपकी रति को भी। रति का नाम सुनते ही शिव ने तुरंत नजरें उठाकर उनकी ओर देखा। तभी इंस्पेक्टर बोल पड़े, बोलिए कौन है आप? कहाँ के रहने वाले हैं? नाम क्या है आपका? अपने घर का फोन नंबर दीजिए हमें, हम आपके घर फोन करके आपके जिंदा होने की खबर आपके अपनों तक पहुंचा देते हैं। शिव ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर और इंस्पेक्टर बहुत देर तक उससे उसके बारे में सवाल करते रहे पर वो कुछ नहीं बोला। थक कर इंस्पेक्टर साहब ने डॉक्टर को उनके साथ आने का इशारा किया। डॉक्टर साहब ने नर्स को शिव का ख्याल रखने को कहा और फिर इंस्पेक्टर के साथ कुछ कदम चलकर शिव से थोड़ा दूर आए। इंस्पेक्टर ने शिव की ओर देखा और फिर बोले, मुझे लगता है कि अभी ये पूरी तरह से होश में नहीं आए हैं, कुछ दिन और लगेंगे इन्हें ठीक होने में, तब शायद अपने बारे में ये कुछ बता सके। वैसे तो हमने अखबार में इनके बारे में खबर छपवाई है पर फिलहाल तो कुछ पता नहीं चला। हो सकता है कि इस हुलिये में इनकी तस्वीर देखकर इनके घर वाले इन्हें पहचान ना सके हो। इतना कहकर उन्होंने फिर से शिव की ओर देखा और फिर अपने वॉलेट से कुछ रुपए निकालकर डॉक्टर को देते हुए बोले, ये कुछ रुपए रखिए, आप कल इनकी दाढ़ी वगैरह बनवा दीजिए और इनके लिए एक जोड़ी अच्छे कपड़े ले आइए। मैं कल फिर से आऊंगा एक फोटोग्राफर को साथ लेकर, वो इनकी एक अच्छी सी तस्वीर उतारेगा, फिर हम उस तस्वीर को फिर से अखबार में दे देंगे, फिर शायद इनके परिवार का कुछ पता चल जाए। डॉक्टर साहब भी शिव की ओर देखने लगे। तभी इंस्पेक्टर साहब फिर से बोले, आप लोगों की जान बचाते हैं डॉक्टर साहब, पर फिर भी कई बार लाख कोशिशों के बाद भी कुछ जानें नहीं बच पाती और हमें कानून की हिफाजत के लिए कई बार लोगों की जानें लेनी पड़ती है। इसलिए शायद भगवान ने आज हम दोनों को एक मौका दिया है। अगर हम इसे सही सलामत इसके परिवार तक पहुंचा सके तो शायद भगवान अपना हाथ हमारे सिर पर रख दे। आप प्लीज इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। मुझे ये लड़का किसी भले घर का लगता है, ना जाने कितने लोग इसकी मौत के गम में जी रहे होंगे। इसे इसके परिवार तक पहुंचा देंगे हम तो हमें उन लोगों की दुआएं मिलेगी। आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आप फिक्र मत कीजिए, आज से मैं खुद पर्सनली इस लड़के का ख्याल रखूंगा, डॉक्टर साहब बोले। ये सुनकर इंस्पेक्टर साहब ने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया। थैंक यू डॉक्टर साहब, चलता हूँ, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। डॉक्टर ने उनसे हाथ मिलाया तो इंस्पेक्टर साहब वहां से चले गए। डॉक्टर फिर से शिव को देखने लगे जो बुत बने बैठा हुआ था। दूसरी ओर रति चौक में मोहल्ले वालों के साथ बैठी हुई थी, जहां एक टीवी पर चांदनी फिल्म चल रही थी, पर रति सबके बीच बैठी हुई भी सिर्फ शिव के बारे में ही सोच रही थी। तभी टीवी स्क्रीन पर गाना प्ले होने लगा, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। गाना सुनते ही रति ने तुरंत टीवी की ओर देखा तो उसे याद आया कि उसने भी अपने कॉलेज के वार्षिक उत्सव में स्टेज पर इसी गाने पर डांस किया था और उसके कॉलेज के फंक्शन का चीफ गेस्ट शिव ही था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई क्योंकि वो खुद को श्रीदेवी की तरह स्टेज पर नाचते देख रही थी। नाचते वक्त बार बार उसकी नजरें स्टेज के नीचे चेयर पर बैठे शिव से टकरा रही थी, क्योंकि शिव भी सिर्फ उसे ही देख रहा था। जैसे ही उसका डांस खत्म हुआ सब लोग तालियां बजाने लगे। रति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर एक बार फिर उसकी नजरें शिव से टकराई और उसने नजरें झुका ली। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।